हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है, तो उसी के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं प्रीमिक्स इकोनॉमी का 5 क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करेंगे। देखते हैं किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन, और साथ के साथ आपको वैल्यू एडिशन भी रहेगा कि अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, आपको नहीं पता है, तो डेफिनेटली एक वैल्यू इन्फॉर्मेशन गेन करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को यहां पर बूस्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम उन 5 क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। ठीक है जी, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन में यहां पर आपसे बात की गई बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के कंपोनेंट्स के बारे में। 4 ऑप्शंस दी गई हैं, 4 कोड्स। एक बार देख लीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कर लीजिए अपनी शीट में। सेकंड, यहां पर टैक्स एक्सपेंडिचर से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। पॉज करते हुए इस वीडियो को अच्छे से सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए अपने शीट में करेक्ट आंसर वहां पर मार्क कर लीजिए। फिर यहां पर आपकी नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स के बारे में बात हो रही है। ध्यान रखना है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। आपकी जो चारों स्टेटमेंट्स हैं, इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिए, पॉज करते हुए करेक्ट ऑप्शन वहां पर मार्क कर लीजिए। फिर आपके लेवरेज रेशो के बारे में बात हो रही है। 4th क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। अच्छे से वीडियो पॉज करते हुए अपना आंसर मार्क कर लीजिए वहां पर भी। और लास्ट जो आपकी एक क्वेश्चन है जिसमें 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना इनमें से कौन सी करेक्ट। अगर कोई भी नहीं तो आप डी ऑप्शन यहां पर मार्क कर सकते हैं। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं। तो आई होप यहां पर आपने सभी ने ही वीडियो को पॉज करते हुए करेक्ट आंसर वहां पर मार्क कर लिया होगा, अपनी शीट में वहां पर लिख लिया होगा। अब जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अब इन क्वेश्चंस को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन में बात हो रही थी, आपको कुछ कंपोनेंट्स यहां पर दिए गए थे। आपको बताना था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स यहां पर इंक्लूड किए जाते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बेसिकली क्या है कि हमारे देश का जो एक रजिस्टर वहां पर तैयार हो रहा है, किस तरीके से लेन देन हमारा बाकी देशों के साथ वहां पर हो रहा है, तो वो सभी चीजें हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में वहां पर रिकॉर्ड होंगी। तो यहां पर जो 4 ऑप्शंस जो आपको दी गई थी, फाइनेंशियल कैपिटल ट्रांसफर्स, एक्सटर्नल लोन और इन्वेस्टमेंट, फिर उसके अलावा जो आपकी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स और आपका गुड्स और सर्विसेज का हो गया। तो बताना था आपको इनमें से कौन कौन से आपके इंक्लूड किए जाते हैं। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली आप यहां पर बता सकते थे कि जो चारों के चारों कंपोनेंट्स है जिसमें आपका कैपिटल ट्रांसफर हो रहा है, तो बेसिकली आपका ये किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर वहां पर इंक्लूड किया जाएगा। लोन और जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये भी आपकी कैपिटल अकाउंट के अंदर ही वहां पर इंक्लूड की जाएगी। फिर जो आपकी यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की गई है, ये भी आपका कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट रहेगा। उसके अलावा जो आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और गुड्स और सर्विसेज की बात की जा रही है, ये आपका करंट अकाउंट का पार्ट रहेगा। तो बहुत बार एक कंसेप्ट आपका डिस्कस हो चुका है, तो आई होप सभी ने ही यहाँ पर इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया होगा। तो यहाँ पर आपकी चारों की 4 ऑप्शन करेक्ट हैं, उसी के आधार पर डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। तो वही चीज आपको एक्सप्लेनेशन में भी बता दी गई है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है। एक समरी वहां पर रहती है कि किस प्रकार से किसी भी इकोनॉमी की जो ट्रांजेक्शन वहां पर हुई है, किसी भी देश की वहां पर जो ट्रांजेक्शन हुई हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है जी, हर साल आपका ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का वहां पर इकोनॉमिक सर्वे में पूरा इसे तैयार किया जाता है, देखा जाता है किस तरीके से यहां पर इकोनॉमी ने परफॉर्म किया है, कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स यहां पर हुए हैं। तो डेफिनेटली जो जितनी भी इंटरनेशनल पेमेंट्स यहां पर हुई हैं, सभी चीजों को, जिसमें आपके हमको कह सकते हैं रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स के बीच में जो हुई है, सभी चीजों को इसमें कैप्चर किया जाता है। वही चीज एक बार देख लें कैसा आपको दिखता है। या हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कि करंट आपका इको सर्वे 2021-22 के हिसाब से अगर हम देखें, थोड़ा बहुत डेटा भी आपको रिवाइज हो जाएगा। हालांकि हम इको सर्वे में इस पर्टिकुलर चार्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट रिवीजन इज द की। जितनी हम रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा हम यहां पर रिटेन भी कर पाएंगे। तो करंट अकाउंट में आपके कौन कौन से आ रहे हैं, मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस यहां पर आ रहा है, जिसमें आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स वहां पर इंक्लूड किए जा रहे हैं। फिर आपके पास इनविजिबल्स यहां पर आ रहे हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज का एक्सपोर्ट वहां पर हो रहा है, ट्रांसफर्स किस तरीके से पैसों का वहां पर किया जा रहा है, इनकम किस तरीके से वहां पर जनरेट हो रही है। तो ये सभी चीजें हमारी इनकम जो तीनों सेक्शंस हैं, ये हमारे इनविजिबल्स में यहां पर ऐड किए जाते हैं। तो ये तो रही बात हमारे करंट अकाउंट की। अब यहां पर एक खास बात अगर आप देखें कि बीच में जो हमारा करंट अकाउंट था, जिसे हम कहते हैं एक कैड, हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, मोस्ट ऑफ द क्वार्टर्स में ये यहां पर नेगेटिव में ही यहां पर दिख रहा है। ठीक है जी, कि यहां पर आपका नेगेटिव में यहां पर रह रहा है, मतलब कि हम एक्सपोर्ट उस लेवल का नहीं कर पा रहे, इंपोर्ट हमारा ज्यादा है, इस वजह से ये चीज हमारी यहां पर नेगेटिव में आ रही है। वैसे मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस के बारे में ही बात करें तो थ्रू आउट आपका यहां पर नेगेटिव में रह रहा है। जो इस चीज को पॉजिटिव किस तरीके से किया जा रहा है कि यहां पर जो इनविजिबल्स की सर्विसेज का हम ज्यादा इंपोर्ट वहां पर किए जा रहे हैं, जो रेमिटेंस, जो आपके इस तरीके के ट्रांसफर जो वहां पर हो रहे हैं रेमिटेंस के, वो हम यहां पर ज्यादा गेन कर रहे हैं। तो इस चीज के चलते आप इजिली बता सकते हैं कि ये चीज हमारी पॉजिटिव में है, और इनविजिबल्स की वजह से जो आपका मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस का
नेगेटिव है हम उसे ऑफसेट करने की कोशिश करें, बट अभी भी नहीं कर पा रहे। बहुत से केसेस में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो वहां पर बरकरार है। ठीक है जी, अब ये रही बात करंट अकाउंट की। अब वही चीज कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से आपका किया जा रहा है, यहां पर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हो रही हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसमें आपकी एफडीआई एफपीआई दोनों इंक्लूड की गई हैं, फिर लोन्स जो आपके इस तरीके की जो एक्सटर्नल असिस्टेंस जो वहां पर प्रोवाइड की जा रही है, जो आपके जो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड बैंक जैसे, उनके द्वारा जो आपको पैसे वहां पर लोन्स द्वारा जो वहां पर दिए जाते हैं वो आपके इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। बैंकिंग कैपिटल की किस तरीके से वहां पर बैंक्स की जो टोटल एसेट्स और जो लायबिलिटीज होगा उसे हम जब कैलकुलेट करते हुए कि कितना बैंकिंग कैपिटल हमारा पॉजिटिव में है नेगेटिव में, वैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि बाहरी देशों के साथ। फिर आपका रूपी डेट सर्विस को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है जी, तो ओवरऑल बैलेंस के हिसाब से यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं। डेफिनेटली यहाँ पर जो मैंने पहले भी आपको कहा है, जो हमने इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस किया था, कि ये जो कंपोनेंट्स हैं इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज अगर आप फॉलो करें, जो कि हमने मैराथन सेशन में भी वहां पर देखे थे कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी, नहीं तो आपको जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर आप वहां पर तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ट्रेंड को भी ध्यान रखना। आपने देखा होगा, अगर आपने पीवाईक्यू जो सेशन था हमारा मैराथन का, अगर आपने वहां पर देखा होगा, ट्रेंड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाँ जी पिछले 5 से 10 साल में हमने किस तरीके का ट्रेंड यहां पर विटनेस किया है, आप उसके बारे में वहां पर बताइए। तो ट्रेंड कहां से ध्यान में आएगा, यूपीएससी आपको ये नहीं कह रहा कि आप याद रखिए कि इस तरीके से जो आपका कैपिटल अकाउंट था वो फर्स्ट क्वार्टर में यूएस डॉलर बिलियन के अराउंड 28.6 के अराउंड वहां पर स्टैंड करता था। यूपीएससी ये नहीं कह रहा है आपको, यूपीएससी क्या कह रहा है, आपको थोड़ा ट्रेंड यहां पर ध्यान रखना है, कब आपका ऊपर चढ़ रहा है, कब आपका नीचे जा रहा है, और किस तरीके से फ्लक्चुएशन हम वहां पर विटनेस कर रहे हैं। क्या वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है या फिर आपका डिक्रीजिंग ट्रेंड है, या अगर मोस्टली जो हमने क्वेश्चन देखे भी थे मैराथन में कि वहां पर आपसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में ही बात करी जा रही है। बट कैपिटल अकाउंट सिंस एक ऐसी चीज है, एक ऐसे चीज को, एक ऐसे कंपोनेंट्स को वहां पर कैप्चर कर रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, आपके जो एसेट्स की जो ट्रांसफर वहां पर किए जा रहे हैं उनको कैप्चर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यहां पर हम नहीं देखेंगे। यहां पर आपका फ्लक्चुएटिंग आपका एक तरीके से हम यहां पर कैपिटल अकाउंट में मूवमेंट देखेंगे, और वही चीज आपको थोड़ी बहुत वहां पर ध्यान में भी रखनी है। एंड मोस्टली जो आपके ट्रेंड्स रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं काफी इजीली हम वैसे ही उन्हें थोड़ी बहुत कॉमन सेंस लगाते हुए कि किस ट्रेंड के बारे में वहां पर बात हो रही है, इजीली हम वहां पर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था वहां पर जिसमें हम देख रहे थे कैपिटल इन्फ्यूजन वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बैंक्स में किस तरीके से किया जाता है। अब वो जो ट्रेंड है डेफिनेटली एक तरीके का इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा, तो वहां पर हमारा सरकार के ऊपर बर्डन भी बढ़ता जाएगा। सरकार तो तभी कैपिटल इन्फ्यूज करेगी जब उन्हें आवश्यकता उस चीज की पड़ेगी। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो काफी इजीली आप ऐसे क्वेश्चंस को वहां पर आंसर कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, बात हो रही है टैक्स एक्सपेंडिचर के बारे में कि कौन सी स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर टर्म को यहां पर करेक्टली डिफाइन कर रही है। तो 4 स्टेटमेंट्स दी गई थी, एक बार देख लेते हैं कौन कौन स्टेटमेंट्स हैं। पहले में कह रहे हैं कि ये वो एक्सपेंडिचर है जो कि सरकार द्वारा वहां पर बियर किया जा रहा है जब टैक्स की वहां पर कलेक्शन की जा रही है। सेकंड में बात क्या रखी जा रही है कि आपका रेवेन्यू फॉरगॉन है, कि सरकार द्वारा रेवेन्यू छोड़ दिया गया ऑन द अकाउंट ऑफ जो एग्जेम्पशंस, बेसिकली आपने देखा होगा जब भी आप इनकम टैक्स अगर भरते हैं या आपके आसपास के लोग वहां पर भरते हैं तो काफी चीजें वहां डिस्कस करते हैं कि हाँ जी एटीसी के अंदर हम इतनी एग्जेम्पशन ले लेंगे, 50,000 की हम उस तरीके से हमें वैसे ही एग्जेम्पशन वहां पर मिल जाती है। तो ये जितनी भी एग्जेम्पशंस हैं आपके इनकम और कॉर्पोरेट टैक्स में, अब जब उसके आधार पर जो सरकार को वहां पर सरकार जो अपना रेवेन्यू फोरगो वहां पर कर रही है, उस तरीके से जाने दे रही है उस रेवेन्यू को, तो क्या वो एक्सपेंडिचर आपका टैक्स एक्सपेंडिचर कहलाएगा, या फिर ये आपका रेवेन्यू फॉरगॉन है ऑन द अकाउंट्स ऑफ एक्सेम्पशंस जो कि आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस पे वहां पर सरकार द्वारा बियर किया जा रहा है, या फिर ये आपका एक्सपेंडिचर है जो कि सरकार द्वारा वहां पर किया गया है फ्रॉम इनकम अक्रूड थ्रू टैक्सेस। ठीक है जी, कि जो वहां पर बेसिकली उनके द्वारा जो इनकम जनरेट की जा रही है, जो उनके द्वारा वो रेवेन्यू जो वहां पर जनरेट किया जा रहा है टैक्सेस के थ्रू, क्या उसका एक्सपेंडिचर आपका ये टैक्स एक्सपेंडिचर यहां पर कहलाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए। करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क कर ली होगी, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहां पर जो आपकी बी स्टेटमेंट है कि जो सरकार द्वारा जो रेवेन्यू वहां पर फोरगो कर दिया, मतलब कि वहां पर उन्होंने सर्टेन एग्जेम्पशंस रखी। अब मान लीजिए कि वहां पर किसी एक व्यक्ति से, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं कि 1000 रुपए का टैक्स कलेक्ट होना था, बट उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने वहां पर इन्वेस्टमेंट्स की। उसने क्या किया, उसने टैक्स सेविंग फंड्स में वहां पर इन्वेस्ट किया। ठीक है जी, उस तरीके से फिर जो आपके एनपीएस स्कीम है उसमें वहां पर इन्वेस्ट किया गया उनके द्वारा। ठीक है जी, फिर उस तरीके से अगर उनका कोई होम लोन वहां पर चल रहा है उसके इंटरेस्ट के ऊपर उन्हें वहां पर रिडक्शन मिल रही है। तो ये सभी एग्जेम्पशंस फॉलो करते हुए बेसिकली उन्होंने इन दी एंड 500 रुपए टैक्स ही वहां पर पे किया, बाकी 500 रुपए वहां पर बचा लिया कि उनके द्वारा ये इन्वेस्टमेंट्स और या फिर हम कह सकते हैं इस तरीके की डिडक्शंस वो
वहां पर इंश्योर कर सकते हैं। अब जो यहां 500 का गैप आया, अब ये बेसिकली सरकार द्वारा रेवेन्यू में तो कटौती हुई, मतलब सरकार ने इस रेवेन्यू को यहां पर फोरगोन कर दिया ऑन द अकाउंट ऑफ एग्जेम्पशंस जो कि इनकम और कॉर्पोरेट टैक्स पे वहां पर लग रही हैं। ठीक है जी, तो ये आपका टैक्स एक्सपेंडिचर यहां पर कहलाएगा। ठीक है जी, कि हम टैक्स कलेक्शन में भी जो थोड़ा बहुत हमारा नुकसान तो नहीं कह सकते एज पर सरकार चाहती है इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होती रहें, इस तरीके से लोग अपने एनपीएस में सेविंग्स करते रहें, तभी इस प्रकार की टैक्स रिबेट्स वहां पर प्रोवाइड की जाते हैं, ऐसी एग्जम्पशंस वहां पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो एक तरीके से हम नुकसान नहीं कहेंगे, बट रेवेन्यू वहां पर सरकार द्वारा छोड़ दिया गया, 500 रुपए का जो रेवेन्यू यहां पर छोड़ दिया गया वो हमारा टैक्स एक्सपेंडिचर रहेगा। आई होप आपकी ये चीज क्लियर होगी हो। वही चीज आपको एक्सप्लेनेशन में भी यहां पर समझाई गई है कि बेसिकली एक तरीके की इट रेफर्स टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की ऑफ टैक्सिंग आपके कंसेशनल रेट्स पर और द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गिविंग एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट्स या फिर जो आपके डिफरल क्रेडिट्स जो वहां पर रहते हैं टैक्स पेयर्स को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये चीज गेन की जा सकती थी बट वो नहीं की गई। हमने एक पीवाईक्यू में भी वहां पर देखा था, आपसे क्वेश्चन वहां पर उस तरीके का पूछ लिया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड कि अगर आपका सरकार इस तरीके की सब्सिडीज वहां पर इंश्योर कर रही है या कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कोई कमोडिटी वहां पर प्रोवाइड कर रही है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसके ऊपर वहां पर आएगी, क्या वो सरकार के ऊपर आएगी या टैक्स पेयर के ऊपर आएगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब वहां पर क्या रहेगा कि वो अपॉर्चुनिटी जो थी कि इतना रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा था उसे आपने जाने दिया। ठीक है जी, तो उसे भी हम यहां पर टैक्स एक्सपेंडिचर को हम एक और तरीके से यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, अब बेसिकली यहां पर जो आपका टैक्स एक्सपेंडिचर जो रहता है ये जनरली जब भी हमारा यूनियन बजट वहां पर पेश किया जाता है एक सेपरेट डॉक्यूमेंट वहां पर रहता है जिसके आधार पर इसे वहां पर दर्शाया जाता है। किस तरीके से? स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉरगॉन। ठीक है जी, इसमें आपके जितने भी रेवेन्यू इंपैक्ट हुए टैक्स इंसेंटिव्स और टैक्स सब्सिडीज के चलते जो कि आपका टैक्सेशन सिस्टम का पार्ट है जो कि केंद्र सरकार द्वारा वहां पर लागू किया गया है, उन सभी चीजों को वहां पर लिस्ट किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा सकता है कि क्या ये चीज जो टैक्स एक्सपेंडिचर, जरूरी नहीं है कि जो हम यहां पर क्वेश्चन देख रहे हैं उसी फॉर्मेट में आपको वहां पर क्वेश्चन आएगा, जी नहीं, हम यहां पर एक्सप्लेनेशन के माध्यम से एडिशनल पॉइंट्स यहां पर गेन कर रहे हैं जिसके चलते अगर आपको क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछा जाए तब भी आप वहां पर आंसर कर सके। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये पर्टिकुलर एक पब्लिकेशन, हम इसे यहां पर कहते हैं डॉक्यूमेंट, यहां पर जो बजट के दौरान पेश किया जाता है एक सेपरेट डॉक्यूमेंट जिसमें इन सभी चीजों का मेंशन किया जाता है कि कौन सी डिडक्शन के अंडर कितना कितना वहां पर रिबेट वहां पर इंश्योर किया गया और कितना कितने वहां पर हम कह सकते हैं इतना टैक्स एक्सपेंडिचर सरकार द्वारा इनकर किया गया। ठीक है जी, या फिर जितना रेवेन्यू वहां पर फॉरगॉन किया गया। तो इस तरीके से ये आपका डॉक्यूमेंट यहां पर दिखता है, जैसे कि आपको यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 का आपको बताया गया है, नंबर ऑफ कंपनीज कितनी सारी थी, कितनों को किस तरीके के इंसेंटिव्स उन्होंने वहां पर प्रोक्योर किए हैं, कितना उन्होंने पैसा वहां पर बचाया है और रेवेन्यू इंपैक्ट किस तरीके का रहा है कि बेसिकली यही हमारा टैक्स एक्सपेंडिचर यहां पर कहलाएगा। और वही चीज एक पूरी लिस्ट आपको इस तरीके से मेंशन किया। आपको इन चीजों के बारे में एग्जैक्टली नहीं पढ़ना, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो आपका स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉरगॉन है ये बेसिकली टैक्स एक्सपेंडिचर को वहां पर बजट के दौरान पेश किया जाता है। ठीक है जी, तो आई होप यहां पर चीजें क्लियर होगी। और साथ के साथ जब आपका ये जैसे 19-20 का यहां पर डेटा बताया है, साथ के साथ जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू इंपैक्ट रहेगा अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए तो वो भी यहां पर आपका शो किया जाता है। ठीक है जी, तो आई होप यहां पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी सभी एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर होगी हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बात हो रही है नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स के बारे में। अब जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस, जनरली ऐसा हमें बहुत ज्यादा ऐसा हम फील करते हैं, यूपीएससी भी इस चीज के साथ हमारे साथ खेलता है कि कोई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेंगे बट वहां पर एक ऐसा वर्ड यूज कर लेंगे नॉट करेक्ट बताइए। तो जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठिए दो बार एक बार क्वेश्चन को पढ़िए कि देखिए वहां पर करेक्ट है या इनकरेक्ट, क्या चीज आपसे पूछी गई है, उसी के आधार पर वहां पर अपना आंसर मार्क कीजिए। तो बात करते हैं इसके बारे में। नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई थी, एग्रीकल्चर मार्केट से रिलेटेड आपका एक कॉन्सेप्ट है, आपको बताना था इसमें कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट है। यहां पर पहले में क्या कह रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि वेयरहाउसेस द्वारा इशू किए जाते हैं डिपॉजिटर्स को अगेंस्ट द कमोडिटीज जो कि वेयरहाउसेस में उनके द्वारा डिपॉजिट की जा रही हैं। सेकंड में कह रहे हैं जो फार्मर्स हैं बेसिकली इन एनडब्ल्यूआर्स के माध्यम से वहां पर लोन भी सीख कर सकती हैं, जो कि बेसिकली जो एनडब्ल्यूआर जो कि आपके रजिस्टर्ड वेयरहाउसेस द्वारा वहां पर इशू किए जाएंगे उन फार्मर्स को। सेकंड में कह रहे हैं कि जो आपके एनडब्ल्यूआर्स हैं ये आपके किसी भी लेजिस्लेशन में डिफाइंड नहीं है। थर्ड में क्या कह रहे हैं, इसे आप ट्रेड भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं और स्वैप भी वहां पर करवा सकते हैं। तो ये आपकी 4 स्टेटमेंट्स हैं। तो आई होप यहां पर आपने करेक्टली आंसर मार्क कर दिया हो। एक बार करेक्ट आंसर यहां पर देख लेते हैं क्या है कि बेसिकली जब आपकी एनडब्ल्यूआर्स
जो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स था, इसका एक्ट वहां पर लगाया गया, जिसके चलते इसकी बात रखी किस तरीके से रिसीट्स वहां पर इशू की जाएंगी। तो उस एक्ट में आपकी एनडब्ल्यूआर्स वहां पर डिफाइन की गई हैं। ठीक है जी, तो यहां पर आपकी सी जो स्टेटमेंट थी ये यहां पर इनकरेक्ट थी, बट हमारे लिए यहां पर ये करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, अब वही चीज यहां पर बताइए कौन सा एक्ट है जो कि आपको यहां पर ध्यान में रखना है, जो आपका वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2007, जिसे हम WRD एक्ट भी वहां पर कहते हैं, उसमें आपकी ये टर्म यहां पर डिफाइंड है। तो क्या है वेयर हाउस रिसीट्स? मान लीजिए आप फार्मर भाई बंधु किसी को जानते हैं, ठीक है जी, उनके आसपास कोई इस तरीके का वेयर हाउस वहां पर अवेलेबल है, तो उन्होंने वहां पर क्या किया कि उस तरीके से डेफिनेटली जब भी मोस्टली ये चीज देखी जाती है कि अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा कम चल रहे हो तो फार्मर्स को लगता है कि हाँ जी इससे पहले हमारा और नुकसान हो तो हम इसे यहाँ पर बेच देते हैं। तो यहाँ पर सरकार ने क्या बोला कि आप अपना पैसा यहाँ पर आप अपना पैसा नहीं, आपकी जो कमोडिटीज आपके द्वारा जो वहां पर प्रोड्यूस की गई हैं, आप वेयर हाउस में जाइए, अपनी कमोडिटीज को वहां पर अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। उसके बदले आपको इनके द्वारा जो इस तरीके की जो आपकी ये वेयर हाउसिंग रिसीट्स जो यहाँ पर रखी गई है, ठीक है जी, तो वो वहां पर आपकी इशू कर दी जाएगी। वेयर हाउस रिसीट्स आपकी वहां पर इशू कर दी जाएंगी, जिसे आप फर्दर यूज कर सकते हैं। अब ये जो वेयर हाउस रिसीट्स रहेंगी ये आपकी नॉन नेगोशिएबल भी हो सकती हैं, अर्थात कि बेसिकली इसे आप ट्रांसफर करवा सकते हैं या फिर उस तरीके से यूज कर सकते हैं, या फिर नेगोशिएबल भी हो सकती हैं। नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स आपकी बेसिकली ट्रांसफर की जाती हैं बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, एंड बेसिकली उसमें आइदर ओरिजिनल डिपॉजिटर जो आपका होल्डर रहेगा ड्यू कोर्स में, मतलब मान लीजिए कुछ समय का वहां पर रख दिया गया है कि हम इतने टाइम बाद इसे वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर अपनी कम्युनिटीज को वहां पर क्लेम कर सकते हैं वेयर हाउस से इन रिसीट्स के माध्यम से। हाँ जी, अब हमें कम्युनिटीज वापस चाहिए, हम इस तरीके से उसको फर्दर मार्केट में बेचना चाहते हैं, प्राइस अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी रिसीट्स यहां पर यूज की जा सकती हैं। पर जो ये पूरा आइडिया था, अब जो हमने बात की, जो आपकी जो एनडब्ल्यूआर्स जो वेयर हाउस रिसीट्स हैं, पहले क्या रहता था कि आपकी बहुत ही फिजिकल फॉर्म में वहां पर जनरेट की जाती थी, फिर आई इलेक्ट्रॉनिक नेचर की, ठीक है जी। अब ये जो आइडिया था ये बेसिकली आपका जो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटिंग अथॉरिटी है WDRA, जो कि आपके इस 2007 के एक्ट के आधार पर ही बेसिकली वहां पर उसकी स्थापना वहां पर की गई थी, उनके आधार पर उनके थ्रू ये आइडिया फ्लो किया गया था। अब हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके की आपकी एनडब्ल्यूआर्स वहां पर इशू करेंगे। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल था, इस तरीके के आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को वहां पर डालने का, कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से इन रिसीट्स को वहां पर इशू करने का यही था कि जहां पर जो फार्मर्स भाई बंधु हैं उन्हें उस तरीके से अपना जो प्रोड्यूस उनके द्वारा तैयार किया गया है कहीं वो मार्केट में बहुत ही कम प्राइस पे ना बेचें, हमारे पास आए, स्टोर करके रखें, उस तरीके से हम उन्हें उस प्रकार के एनडब्ल्यूआर वहां पर इशू करेंगे, जिससे वो फर्दर अपने बैंक लोन्स अगर उन्हें वहां पर प्रोक्योर करने हैं, ठीक है जी, तो वो वहां पर रिसीट वहां पर दिखा सकते हैं, हाँ जी हम इसे यहाँ पर कोलैटरल पे रख रहे हैं, ठीक है जी, तो वहां पर आपका ये काम करेगा। तो वही चीज अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू से अभी आपका पूरा प्रोसीजर यहाँ पर किया जा रहा है, और उसी के चलते इस पर्टिकुलर रिसीट्स के माध्यम से आपके जो फार्मर्स भाई बंधु हैं वो इस तरीके के स्मॉल क्रेडिट्स भी वहां पर ले पा रहे हैं बैंक से, ठीक है जी। तो आई होप यहां पर चीजें क्लियर हो गई हो। तो आपका जो WRD है रेगुलेट्स करता है नेगोशिएबिलिटी ऑफ द वेयर हाउस रिसीट्स, और साथ के साथ वो चाहते हैं कि जो डिपॉजिटर्स का ट्रस्ट है हमें वहां पर उसे इंप्रूव करना है, बैंक्स के ट्रस्ट को यहां पर इंप्रूव करना है, और एक नया इकोसिस्टम हमें यहां पर इवॉल्व करना है। और नया इकोसिस्टम किसके तरीके से हो रहा है कि जब हमने इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसकी इशूइंग वहां पर शुरू कर दी। तो बेसिकली इसमें आपके जितने भी रूल्स हैं वो आपके WDRA द्वारा वहां पर 2010 में वहां पर मेंशन किए गए थे, एंड एज ऑफ 31 मार्च 2021 के साथ से अगर हम देखें तो जो आपके WDRA हैं उनके द्वारा नोटिफाई की जा चुकी हैं आपकी 123 एग्रीकल्चर कम्युनिटीज एंड 26 आपकी हॉर्टिकल्चर कम्युनिटीज, जिनके चलते जो आपकी वेयर हाउसेज हैं उनके द्वारा ये इस तरीके की ENWRs वहां पर इशू की जाती हैं, ठीक है जी। तो आई होप यहां पर चीजें क्लियर होगी हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में यहां पर बात हो रही है लेवरेज रेशो के बारे में। दो स्टेटमेंट्स आपको दी गई थी, बताना था इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। तो बेसिकली यहां पर जो अगर आपको लेवरेज रेशो का कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में रहेगा, बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट्स देख लेते हैं एक बार, क्या कह रहे हैं लेवरेज रेशो के बारे में। सबसे पहले कि मेजर करता है बैंक का कोर कैपिटल टू इट्स एसेट्स। सेकंड में कह रहे हैं अगर इंक्रीज आता है आपकी लेवरेज रेशो में तो वो बेसिकली हेल्प करता है बैंक्स को ताकि वो अपनी लेंडिंग एक्टिविटीज को वहां पर बूस्ट कर सकें। तो ये दो स्टेटमेंट थी। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर अगर आपने मार्क कर ली है तो उसे बताइए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली यहां पर जो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट, सबसे पहली बात फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है कि लेवरेज रेशो बेसिकली किसी भी बैंक का जो कोर कैपिटल रहेगा, कि मान लीजिए आप कैपिटल ओवर यहां पर जितने भी एसेट्स हैं
उसे आप यहाँ पर बेसिकली इस तरीके से आपकी लेवरेज रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट की जाती है। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली जितने आपके नंबर ऑफ एसेट्स हैं, अगर आपको उसे फाइनेंस करना है तो कितने कैपिटल की वहां पर आवश्यकता पड़ेगी, उसे हम यहाँ पर लेवरेज रेशियो के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका कैपिटल बहुत ज्यादा लग रहा है, मतलब आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है जी, फर्दर आपको यहाँ पर जो बेसल 3 के नॉर्म्स है उन्हें फॉलो करते हुए अपनी लेवरेज रेशियो को कंट्रोल में वहां पर रखना है। अगर आपका लेवरेज रेशियो यहाँ पर कम है तो डेफिनेटली एक्सपोजर कम है, आप फर्दर अपने एसेट्स वहां पर बढ़ा सकते हैं। अब बैंक्स यहाँ पर एसेट्स किस तरीके से बढ़ाते हैं? बैंक्स का सबसे बड़ा एसेट क्या होता है कि उनके द्वारा जो वहां पर लोन्स जनरेट किए जाते हैं। अब डेफिनेटली अगर आपका लेवरेज रेशियो यहाँ पर कम है, सरकार उस तरीके से आपको अलाउ कर रही है कि आप अपना लेवरेज रेशियो कम मेंटेन यहाँ पर कर सकते हैं, सॉरी सरकार नहीं करेगी, यहाँ पर आरबीआई अगर आपको वहां पर अलाउ करी, जो कि पेंडेमिक के समय हमने देखा भी कि वहां पर जो आपके इस तरीके से लेवरेज रेशियो अराउंड 4.5% से इसको 3.5% तक यहां पर अलाउ कर दिया गया था, और डीएसआईबीस के लिए आपका 4% यहां पर अलाउ कर दिया गया था कि आपका लेवरेज रेशियो हम यहां पर कम कर रहे हैं, आप इतना मेंटेन कर सकते हैं। बट फर्दर जब आप इतना इस चीज को कम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर बैंक्स भी चाहेंगे अपने एसेट्स को वहां पर बढ़ाना। बैंक्स कैसे चाहेंगे एसेट्स को बढ़ाना? वो और ज्यादा लेंडिंग एक्टिविटी को वहां पर बूस्ट करेंगे, तो उसके आधार पर जब इंक्रीज आएगा तो वहां लेंडिंग एक्टिविटीज बैंक की कम हो जाएंगी, तो उसी के आधार पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। तो वही चीज आपको यहां पर समझाई भी गई है कि जो आपकी बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है उनके द्वारा लेवरेज रेशियो का ये जो कॉन्सेप्ट है इंट्रोड्यूस किया गया था इन द 2010 बेसल 3 पैकेज ऑफ रिफॉर्म्स। ठीक है जी। अब वही चीज कि बेसिकली ये रेशियो आपकी यूज करती है कि टीयर 1 कैपिटल। अब टीयर 1 कैपिटल क्या रहता है? अगर आपने आज का जो हमारा 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो सेशन हमारा चल रहा है, अगर आपने वहां पर अटेंड किया तो आपने डेफिनेटली इस चीज के बारे में वहां पर देखा होगा कि टीयर 1 कैपिटल एक जो प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग है बैंक के लिए, वो हमारा टीयर 1 कैपिटल में वहां पर इंक्लूड किया था, जो कि कोर कैपिटल हम जिसे वहां पर कह सकते हैं। ठीक है जी। अब उससे वहां पर जज किया जाता है इन रिलेशन टू इट्स कंसोलिडेटेड एसेट्स। अब एसेट्स क्या है बैंक के लिए? यहाँ पर लोन्स है, जितने भी लोन्स हैं उनको कंसोलिडेट करते हुए, कंसोलिडेट का मतलब टर्म से ही आपको पता लग जाएगा, सभी लोन्स को वहां पर यूज करते हुए जज करना है कि किस प्रकार से उस कैपिटल का वहां पर क्या लेवरेज है बैंक का इन रिलेशन टू इट्स कंसोलिडेटेड एसेट, कितने कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी हमें उस एसेट को वहां पर फाइनेंस करने के लिए, तो वो चीज यहां पर मेंशन की जाती है। तो टीयर 1 एसेट्स के बारे में अगर हम बात करें, डेफिनेटली जो कि इजीली आप लिक्विडेट कर सकते हैं अगर बैंक को वहां पर कैपिटल की जरूरत है, अगर किसी प्रकार का फाइनेंशियल क्राइसिस वहां पर आ जाता है। तो बेसिकली जो रेशियो है वो मेजर करता है बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ, और इसीलिए आपका ये फर्दर यूज भी करता है। तो मैं आपके लिए एक होमवर्क यहां पर देता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो आपकी लेवरेज रेशियो है, लास्ट ईयर आपने ध्यान दिया होगा कि जो आरबीआई द्वारा रिवाइज्ड पीसीए फ्रेमवर्क वहां पर निकाला गया था, तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या लेवरेज रेशियो आपकी उस पीसीए फ्रेमवर्क के आधार पर यूज की जाती है, हाँ या ना में बताइए, और कितना अगर आपका वहां पर रखा गया तो क्या कंडीशंस उसके लिए रखी गई हैं। डेफिनेटली इस तरीके से भी यूपीएससी आपसे क्वेश्चन वहां पर पूछ सकता है। तो वही चीज अगर हायर आपकी लेवरेज वन जो इस तरीके की रेशियो रहेगी तो हायर द लाइक्लीहुड द बैंक विथस्टैंडिंग नेगेटिव शॉक्स टू इट्स बैलेंस शीट। ठीक है जी। तो वही चीज आपको यहां पर समझाई भी गई है। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट बेसल 3 के हिसाब से वहां पर रखी गई थी, 3% की मिनिमम रिक्वायरमेंट यहां पर रखी गई थी लेवरेज रेशियो की, और डेफिनेटली वहां पर पॉसिबिलिटी रख दी गई थी कि जितने भी आपके सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहेंगे उनके लिए आप इसे यहां पर बढ़ा भी सकते हैं। तो डेफिनेटली आई होप इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज यहां पर आ गई हो कि लेवरेज रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, अगर हम उसे बढ़ाएंगे तो क्या असर पड़ेगा, कम करेंगे तो उससे क्या असर पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो डेफिनेटली आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर वहीं बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। 3 स्टेटमेंट दी गई थी, फोर्थ आपकी नॉन थी। पहले में कह रहे हैं 2020-2021 में इंडिया का जो करंट अकाउंट सरप्लस पहली बार हमने वहां पर देखा है सिंस 2010। सेकंड में कह रहे हैं जो साउथ एशिया है वो साउथ एशिया रीजन में नेपाल इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। थर्ड में कह रहे हैं ट्रेड डेफिसिट आपका वाइडन हो गया था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, और फोर्थ में कह रहे हैं नन ऑफ द अबव। तो ये 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब इन 4 स्टेटमेंट्स के आंसर कहां छुपे हैं? आपके इको सर्वे में। अब इन 4 स्टेटमेंट्स के जो आंसर है इको सर्वे में छुपे हैं। अगर आपने इको सर्वे फॉलो किया है, हमने नंबर ऑफ लेक्चर्स वहां पर आपकी इको सर्वे से कुछ हमने डिटेल चैप्टर्स के बारे में भी डालते जो कि इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, साथ साथ जो 99 पॉइंट्स हमने कवर किए थे वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको देखा है तो काफी इजीली आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे होंगे। बट करेक्ट आंसर यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि 2020-2021 में जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 2021 का था उस दौरान हमने करंट अकाउंट सरप्लस यहां पर विटनेस किया है। अब बेसिकली ये जो डेटा है इसके आधार पर वही हमने बात की थी, आपको ट्रेंड्स का
ध्यान यहां पर रखना है। तो सेम चार्ट है जो कि हमने वहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में भी वहां पर देखा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पर आपका नेगेटिव में था। ठीक है जी, जो हमारा 2020 का फाइनेंशियल ईयर था वहां पर हमारे थर्ड क्वार्टर तक ये नेगेटिव में हमने विटनेस किया। उसके बाद क्या हुआ, जो आपका फोर्थ क्वार्टर था, इस दौरान फर्स्ट आपकी वहां पर वेव आ चुकी थी, जो आपका नेशन वाइड लॉकडाउन वहां पर इंश्योर कर दिया चुका था आपका, जो फिर उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर था 2021 का, सेकंड क्वार्टर था। तो यहां पर हमने पॉजिटिव ट्रेंड विटनेस किया कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में था। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये फायदेमंद चीज थी? जी नहीं, उस तरीके से नहीं थी, क्योंकि हम इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहे थे उस तरीके की जो हमारी बेसिक कमोडिटीज था उसको इतना इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था। इंटरनेशनल लेवल पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन थी आपकी वो डिसरप्ट हो चुकी थी वहां पर। मोर ओवर पेंडेमिक की वजह से वहां पर डिमांड भी नहीं थी इन प्रोडक्ट्स की, जिसके चलते इनका इंपोर्ट भी वहां पर किया जा सके। बट हमारा एक्सपोर्ट यहां पर ज्यादा कर रहा था, उसी की वजह से जो हमारा ये पर्टिकुलर, हम इस तरीके से कह सकते हैं, जो हमारा सर्विसेज में भी जो ट्रेड था वो हमने यहां पर इस पूरे करंट अकाउंट को हमने पॉजिटिव तरीके से यहां पर विटनेस किया, और जिसे हम करंट अकाउंट सरप्लस भी कहते हैं। अगर नेगेटिव में रहेगा तो वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वहां पर कहलाएगा। ठीक है जी, तो 2020-2021 में हमने इस तरीके से आपका एक तरीके का करंट अकाउंट सरप्लस बहुत ही लंबे समय बाद यहां पर विटनेस किया। बट वो आपके एज सच सरकार, हम किसी देश की कोई तरक्की को हम यहां पर नहीं उससे दर्शा सकते कि हाँ जी देश यहां पर तरक्की कर रहा है। बेसिकली यहां पर पेंडेमिक की वजह से यहां पर आपका ये सरप्लस में आया है। ठीक है जी, फिर वही बात करें मेजर जो आपके ट्रेड पार्टनर्स कौन कौन से रहे हैं, तो आप इजीली यहां पर देख सकते हैं सबसे ज्यादा किसके साथ वहां पर ट्रेड हो रहा है, तो वो चीज आपको यहां पर मेंशन की जा चुकी है। तो बांग्लादेश यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन रहेगी। साउथ एशिया में आपका बांग्लादेश सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद आपका यहां पर नेपाल आएगा। फिर वही बात करें जो थर्ड स्टेटमेंट में वहां पर बात रखी गई थी कि ट्रेड डेफिसिट आपका वाइडन हुआ था फाइनेंशियल 2021 में, तो जी नहीं, ये भी स्टेटमेंट आपकी यहां पर इनकरेक्ट है। तो वही चीज आपको यहां पर बताई भी गई है किस तरीके से आपके जो अगर हम बात करें 2020-21 का जो टाइम पीरियड है, ये आपके 4 बार्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। आपका पॉजिटिव में था, ये आपका पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव है, नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं आपका इसमें पॉजिटिव में ही वहां पर ट्रेड डेफिसिट आपका यहां पर नहीं देखा गया था, हमने इतने ट्रेड सरप्लस ही वहां पर हमने विटनेस किया था। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, बेसिक से ट्रेंड्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो काफी इजीली ऐसे क्वेश्चंस को वहां पर आंसर कर पाएंगे। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस। आई होप आप में से सभी ने ही बहुत अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म किया हो। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, हमें खुशी होती है कि इस तरीके से आपके कमेंट्स पढ़ते हुए कि हाँ जी कितना आपका स्कोर रहा है। और साथ के साथ हम चाहते हैं अपनी रीच को और ज़्यादा बढ़ाना, तो डेफिनेटली कोशिश कीजिए कि आप जितनी भी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से अपने नोट्स में कंपाइल करें, क्योंकि प्रीलिम्स आपका नज़दीक आ रहा है। और ये जो प्लेटफॉर्म है प्रीमिक्स का, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि आपकी टेस्टिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पर की जा सके। और डेफिनेटली जब 5 क्वेश्चन डेली हम सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डिस्कस करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है अगर हमारे क्वेश्चन वहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं। थोड़ी वैल्यू एडिशन भी होती है कि हम जो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से यहाँ पर सीखते हैं, तो उसी को इंश्योर करते हुए फर्दर इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए और प्रीलिम्स तक कीजिए, ताकि आपके ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और ज़्यादा हो सके। और ध्यान रखिएगा, इस वीकेंड आपका पॉलिटी का मैराथन कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहां पर डिस्कस किए जाएंगे। तो डेफिनेटली सुबह 10 बजे से आपका सेशन शुरू हो जाएगा, तो अपने सारे टाइम टेबल और शेड्यूल को थोड़ा खाली कर लीजिए, क्योंकि ये PYQs आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड प्रिपरेशन।